नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कह सकते हैं काफ़ी हलचल मचाई। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पूर्ण नहीं, ये 1997 में आई थी, पर आज भी उतनी ही चर्चित है। बिल्कुल। और मतलब इस पर बातें होती रहती हैं, कुछ लोग इसे बहुत मानते हैं, कुछ आलोचना भी करते हैं। हाँ, तो आज हम इसी किताब के रिव्यू को गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं, इसकी ताकत क्या है और इस पर सवाल क्यों उठते हैं। जी, कोशिश करेंगे कि इसके असर को समझ सकें कि क्यों इसने लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, संपत्ति और देनदारी का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, ये बिल्कुल कोर आइडिया है। किताब कहती है संपत्ति खरीदो, देनदारी नहीं। और दिलचस्प बात यह कि यह घर को संपत्ति मानने वाली आम सोच पर ही सवाल उठा देती है। हाँ। और रिव्यू में भी ये बात है कि कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले, देनदारी वो जो पैसा निकाले। ये पाठकों को उकसाती है कि वो पारंपरिक सोच से हटकर देखें। मतलब फोकस रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स पर रखो। हाँ, बिल्कुल। आय पैदा करने वाले निवेश पर, भले ही ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जो थोड़ी व्यापक परिभाषा होती है संपत्ति की, उससे शायद अलग हो। सही। और इसी से जुड़ा है वो चूहा दौड़ यानी रैट रेस से बाहर निकलने का आइडिया, तनख्वाह के लिए काम करने वाले चक्र से मुक्ति। हाँ, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। रिव्यू में भी है कि किताब का ये केंद्रीय संदेश है कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता हासिल करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। किताब का तर्क है और रिव्यू भी यही बताता है कि ज्यादातर लोग कमाते हैं और बस देनदारियों पर खर्च कर देते हैं और उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। और इससे निकलने का रास्ता है वित्तीय समझ बढ़ाना। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। ये बात सीधे उस पॉइंट पर ले आती है जहां किताब पारंपरिक शिक्षा पर सवाल उठाती है। कहती है कि स्कूल नौकरी करना सिखाते हैं, अमीर बनना नहीं। हाँ, और रिव्यू इस पर गौर करता है कि कियोसाकी एकेडमिक ज्ञान के बजाय वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल, थोड़ी सड़क छाप फाइनेंशियल समझ को ज्यादा महत्व देते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका तर्क है कि असली दुनिया में पैसा कैसे काम करता है ये स्कूलों में कहाँ सिखाते हैं। किताब में डर और अज्ञानता, इनको भी बड़ी रुकावट बताया गया है फाइनेंशियल सक्सेस में। जी, ये मानसिकता वाला पहलू है। रिव्यू इसे खास तौर पर हाईलाइट करता है कि पैसे खोने का डर और निवेश की समझ न होना, ये चीजें लोगों को रोकती हैं, वे आगे बढ़ ही नहीं पाते। रिच डैड की जो मानसिकता दिखाई है किताब में, वो जोखिम को मैनेज करने और गलतियों से सीखने पर जोर देती है। अच्छा, जैसे रिव्यू में शायद कोई उदाहरण भी था कि डर के कारण लोग कैसे सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले ऑप्शन में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक आम पैटर्न है। फिर उद्यमिता की बात है और टैक्स बचाने के लिए कॉरपोरेशन बनाने की। रिव्यू इसे कितना प्रैक्टिकल मानता है? रिव्यू कहता है कि हाँ, ये एक रणनीति है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं और किताब इसे आम पाठक के सामने लाती है। ये जानकारी आसानी से मिलती नहीं। सही। लेकिन रिव्यू ये भी इशारा करता है कि भाई कॉर्पोरेशन बनाना, उसे मैनेज करना, ये हर किसी के लिए शायद उतना आसान या फायदेमंद ना हो। इसमें अपनी जटिलताएं हैं जिन्हें किताब शायद थोड़ा कम करके आंकती है। हाँ, शायद ऐसा रिव्यू का मानना है। चलिए अब किताब की ताकतों और कमजोरियों पर आते हैं। जैसा रिव्यू में दिया है, इसकी जो सरल कहानी वाली शैली है वो तो एक बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से। रिव्यू भी मानता है कि इसी वजह से ये लाखों लोगों तक पहुंची, उन्हें मोटिवेट किया। लेकिन दूसरी तरफ रिव्यू इसकी आलोचनाओं को भी गंभीरता से लेता है। जैसे एक मुख्य आलोचना है कि इसमें ठोस या मतलब प्रैक्टिकल सलाह, वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, उसकी कमी है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। मतलब क्या करना है ये बताती है, पर कैसे पर ज्यादा डिटेल नहीं। बिल्कुल, ज्यादातर ये एक फिलॉसफी जैसी है। और वो रिच डैड के असली होने पर भी सवाल हैं। हाँ, रिव्यू इस विवाद का भी जिक्र करता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये किरदार शायद काल्पनिक है। अच्छा। जिससे किताब की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाता है। और रिव्यू ये भी नोट करता है कि किताब कुछ रास्तों पर, जैसे रियल एस्टेट पर बहुत ज्यादा जोर देती है। और जो सिस्टमिक बाधाएं होती हैं, मतलब प्रणालीगत असमानता वगैरह, उन मुद्दों को नजरअंदाज करती है जो कहीं ना कहीं वित्तीय सफलता पर असर डालते हैं। ये वाजिब पॉइंट्स हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद बिक्री तो जबरदस्त हुई है, 40 मिलियन कॉपीज से ज्यादा। बिल्कुल। और रिव्यू इस प्रभाव को मानता है, इसमें कोई शक नहीं।
ये मानता है कि किताब ने फाइनेंशियल लिटरेसी पर बातचीत शुरू करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक सलाह जैसे स्कूल जाओ, नौकरी पाओ, इस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, पर रिव्यू ये भी चेताता है कि इसे ही अंतिम सत्य मान लेना शायद ठीक ना हो। तो कुल मिला के रिव्यू के अनुसार रिच डैड पुअर डैड एक तरह का वैचारिक खाका है। ये पैसे को लेकर हमारी सोच को चैलेंज करता है, भले ही ये कोई परफेक्ट प्रैक्टिकल गाइड ना हो। सही कहा। रिव्यू इसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक अच्छा पहला कदम मानता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि पाठकों को निवेश, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पर और गहराई से जानकारी लेनी चाहिए। सिर्फ इस किताब पर निर्भर रहना काफी नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को सोचने के लिए। क्या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो हमें वाकई में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार करती है, या अनजाने में, जैसा कि ओसाकी कहते हैं, हमें सिर्फ चूहा दौड़ में बने रहने के लिए ही ट्रेन करती है?